14 अगस्त 2016 से रात के करीब 11 बज रहे थे। पश्चिम बंगाल के मालदा में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर एक अंधेरी और सुनसान सड़क। वहां एक ट्रक धीरे धीरे लुकता है। ड्राइवर पसीने से तरबतर है, बेहद घबराया हुआ है और बार बार अपने शीशे में देख रहा है। बाहर से देखने पर यह ट्रक सिर्फ सब्जियों की बोरियों से भरा लग रहा था, लेकिन उन सब्जियों के नीचे एक ऐसा गहरा और काला राज छिपा था जो किसी भी देश की जड़ों को हिलाकर रख दे। और वो राज क्या था? पूरे 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, सब्जियों के नीचे 5 करोड़ रुपए के जाली नोट छिपे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। ये तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा सालों से बुनी जा रही एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, बस एक ट्रेलर था। इस पूरे खेल को कहते हैं आर्थिक आतंकवाद। बिना कोई बम गिराए किसी देश को बर्बाद करने का तरीका। ये जाली नोट, जिन्हें फेक इंडियन करेंसी नोट्स कहा जाता है, पेशावर और कराची के खास प्रिंटिंग सेंटर्स में छापे जाते थे। इनमें असली नोटों जैसा ही कॉटन और लिनन का बिल्कुल सटीक ब्लेंड इस्तेमाल होता था। सिक्योरिटी थ्रेड की बिल्कुल हूबहू नकल की जाती थी ताकि ये आसानी से पकड़े न जाएं। मकसद बिल्कुल साफ था, बाजार में इतना नकली पैसा झोंक दो कि महंगाई आसमान छूने लगे और आम इंसान का अपनी ही करेंसी से भरोसा उठ जाए। तो आइए सबसे पहले इस सिंडिकेट की कार्यप्रणाली यानी इनके काम करने के तरीके को गहराई से समझते हैं। भारत में इन जाली नोटों को घुसाने के मुख्य रूप से 3 रास्ते थे। पहला और सबसे ज्यादा एक्टिव रास्ता था बांग्लादेश बॉर्डर, खास तौर पर मालदा और मुर्शिदाबाद के घने जंगल और नदियां, जहां रात के अंधेरे में तस्करी आसान थी। दूसरा रास्ता खुली नेपाल सीमा का था, जहां काठमांडू के हवाला ऑपरेटर इस काम को अंजाम देते थे। और तीसरा, जो थोड़ा कम इस्तेमाल होता था, वो था समुद्र के रास्ते, गुजरात और महाराष्ट्र के तट। अब आप सोचेंगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA क्या कर रही थी। दरअसल NIA 2014 से इस नेटवर्क को ट्रैक कर रही थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि इनका नेटवर्क सेल आधारित था, मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड ढांचा जहां हर तस्कर सिर्फ उस इंसान को जानता था जिससे उसे नोट लेने हैं या देने हैं। अगर कोई छोटा मोहरा पकड़ा भी जाता तो वो अपने से ऊपर वाले का नाम बता ही नहीं सकता था। मास्टरमाइंड एकदम सेफ बैठे थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ता है। यहाँ NIA को पहली बड़ी कामयाबी एक छोटी सी घटना से मिली। थोड़ा पीछे चलते हैं। 2013 में खुफिया एजेंसियों के पास ISI के इस प्लान की पहली रिपोर्ट आई। 2014 में NIA ने ट्रैकिंग शुरू की, लेकिन जो असली ब्रेक थ्रू मिला, जो एकदम गेम चेंजर साबित हुआ, वो मिला 2015 में, और वो भी बिहार के दरभंगा जैसी जगह पर। हुआ ये कि दरभंगा में एक बहुत ही अलर्ट स्थानीय दुकानदार था। उसके पास एक नोट आया। देखने में ये नोट बिल्कुल असली, वाटरमार्क, रंग सब एकदम परफेक्ट। लेकिन जब उसने उसे मोड़ा तो उसे कागज की बनावट में मामूली सा, बिल्कुल 9 के बराबर एक अंतर महसूस हुआ। उसने पुलिस को बताया। जब NIA ने उस नोट के सीरियल नंबर को ट्रैक किया तो पता चला कि अरे बाप रे, इसी सीरीज के जाली नोट तो दिल्ली, UP और बंगाल तक फैले हुए हैं। मतलब ये सब एक ही सप्लाई चेन से आ रहे थे। इस सुराग के बाद तो NIA ने बेहद सब्र के साथ अपना जाल बिछाया। फोन टैप किए गए, बैंक खाते खंगाले गए, तब जाकर एक नाम सामने आया, रफीकुल इस्लाम। मालदा का एक ऐसा शख्स जो दिखने में बस एक मामूली कपड़ा व्यापारी था, लेकिन असल में वो बांग्लादेश बॉर्डर से आने वाले नोटों का मेन डिस्ट्रीब्यूटर था। अब यहाँ NIA ने एक बहुत स्मार्ट कदम उठाया। उन्होंने उसे छुआ तक नहीं, ताकि पूरा नेटवर्क सतर्क न हो जाए। लेकिन सोचिए, रफीकुल तो सिर्फ नोटों को आगे पहुंचाने की एक कड़ी भर था, वो नोट थोड़ी छाप रहा था। तो फिर इस पूरे देशव्यापी सिंडिकेट को अंधेरे में बैठकर कौन कंट्रोल कर रहा था? वो असली मास्टरमाइंड आखिर था कौन? और तभी देश की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा भूचाल आया जिसने इस पूरे गेम को ही पलटकर रख दिया, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे। आप सबको याद ही होगा, सरकार ने रातों रात 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया। पूरा देश हैरान था। अब जरा सीमा पार बैठे उन प्रिंटिंग सेंटरों और तस्करों के बारे में सोचिए। उन्होंने जो करोड़ों रुपए के जाली नोट छापने में महीनों की मेहनत लगाई थी, वो चंद मिनटों में सिर्फ रद्दी कागज के टुकड़े बन गए। इस अचानक आई नोटबंदी से सिंडिकेट में ऐसी अफरा तफरी मची कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी।
घबराकर तस्करों ने जाली नोटों को नदियों में फेंकना शुरू कर दिया। जिन नोटों को इतनी मेहनत से अंदर लाए थे, अब खुद ही अपने घरों के पीछे उन्हें जला रहे थे। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, उन्होंने डर के मारे अपने आकाओं को फोन मिला दिए। एनआईए तो वैसे ही सब सुन रही थी। अचानक से एनआईए के सर्विलेंस मैप पर इस नेटवर्क की हर छुपी हुई कड़ी एक एक करके जगमगाने लगी। और फिर बारी आई ऑपरेशन क्लीन स्वीप की, एनआईए का सबसे बड़ा और सीधा प्रहार। इसी ऑपरेशन में आखिरकार वो रहस्यमयी मास्टरमाइंड पकड़ा गया। उसका नाम था अब्दुल रहमान। और हैरानी की बात यह है कि वो किसी दूसरे देश में नहीं, बल्कि हमारी राजधानी दिल्ली के एक शांत इलाके में बैठा था। एक बांग्लादेशी नागरिक जो 3 अलग-अलग फर्जी पहचानों के साथ एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की आड़ में रह रहा था। यहीं से वो कोडेड कम्युनिकेशंस के जरिए सीधे आईएसआई हैंडलर्स को रिपोर्ट करता था। अब इस ऑपरेशन की टाइमिंग देखिए। दिसंबर 2016 की कड़क कड़ाती ठंड में रात के ठीक 2 बजे एनआईए ने अपनी स्ट्राइक शुरू की। ये कोई आम छापेमारी नहीं थी, ये एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड हमला था जिसकी सटीकता सच में अचंभित करने वाली थी। एक साथ एक ही वक्त पर 14 अलग-अलग ठिकानों पर रेड मारी गई। दिल्ली, लखनऊ, मालदा से लेकर कोलकाता तक। अगर एक भी जगह चूक होती तो बाकी नेटवर्क भाग सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस अफरा तफरी में कुल 23 लोग गिरफ्तार हुए। कुछ खिड़कियों से कूदते हुए पकड़े गए तो कुछ हड़बड़ी में सबूत जलाते हुए। इस सिंडिकेट का पूरा ढांचा एक ही झटके में ढह गया। और जब एनआईए की टीम दिल्ली में अब्दुल रहमान के फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो देखा कि वो एक बिजनेस लेजर के पन्ने फाड़ रहा था। लेकिन देर हो चुकी थी। उसके पास से 11 लाख रुपए के जाली नोट, एक कोडेड डायरी और एक बांग्लादेशी सिम कार्ड बरामद हुआ जो सीधे आईएसआई के नंबरों से जुड़ा था। एकदम गेम ओवर। लेकिन दोस्तों, इस थ्रिलर जैसी कहानी के पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई है। इसकी एक असली कीमत भी है जो देश ने चुकाई है। जांच में पता चला कि पिछले 5 सालों में इस सिंडिकेट ने करीब 70 करोड़ रुपए के जाली नोट भारतीय अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक घुसा दिए थे। 70 करोड़ रुपए! जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा और ऐसा घाव था जो किसी को दिख नहीं रहा था। और सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? एक तरफ तो वो मास्टरमाइंड थे जिन्हें हवाला से भारी मुनाफा मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो आम इंसान जिसे भनक तक नहीं थी। वो किसान जिसने अपनी मेहनत की फसल बेची और जाली नोट ले लिए। वो रिक्शा चलाने वाला जिसे दिन भर पसीना बहाने के बाद रद्दी कागज मिला। या वो बुजुर्ग जिसकी पेंशन जाली नोटों में निकल आई। इस पूरे खेल का सबसे बुरा शिकार वही आम और मेहनती इंसान बना। खैर, इंसाफ जरूर हुआ। 2019 में यूएपीए के सख्त कानून के तहत अब्दुल रहमान को आजीवन कारावास की सजा मिली। भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये क्रिमिनल्स लगातार खुद को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि नए 2000 रुपए के नोटों की नकल भी पकड़ी गई। हमारी जांच एजेंसियों और सीमा बलों की ये लड़ाई हर दिन जारी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए जरा, क्या आज की इस ग्लोबल इकोनॉमी में जो कैश हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या वो वाकई में पूरी तरह सुरक्षित है, या हमारे आसपास ऐसे और भी अदृश्य खतरे मौजूद हैं? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इस एनालिसिस से कुछ नया और अहम जानने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।